हेलो बच्चों, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट। मोहन, विजय और अनिल साझेदार हैं। उनके पूंजी खाते में क्रमशः 30,000 रुपया, 25,000 रुपया और 20,000 रुपया शेष है। इन अंकों के साथ 31 मार्च 2007 को वर्ष की समाप्ति पर लाभ की राशि 24,000 रुपया है। साझेदारों के खातों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में जमा किया गया। ये जो 24,000 रुपये लाभ की राशि है, इसको जमा कर दिया गया है। गणना के दौरान मोहन, विजय तथा अनिल का आहरण क्रमशः 5,000 रुपया, 4,000 रुपया और 3,000 रुपया था। इसके अतिरिक्त निम्न विलोपन देखे गए मतलब निम्न भूल हुआ है, गलती हुई है। तो इन गलतियों को देखते हैं क्या क्या गलती हुई है। पूंजी पर 10% की दर से ब्याज नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया मतलब हमको देना पड़ेगा, देना करके नियम है, लेकिन ये लोग नहीं दिए हैं। पूंजी पर 10% की दर से ब्याज नहीं दिया गया है। नहीं दिया है मतलब देना तो पड़ेगा। देते हैं तो पूंजी खाता के समाकलन पक्ष में लिखते हैं, तो हम समाकलन पक्ष में देंगे। आहरणों पर ब्याज मोहन 250 रुपया, विजय 200 रुपया और अनिल 150 रुपया खाता पुस्तकों में अभिलेखित नहीं हुए हैं। अभिलेखित नहीं हुए हैं मतलब नहीं लिखा गया है, और नहीं लिखा गया है तो इसको लिखते हैं हम पूंजी खाता के विकलन पक्ष में। विकलन पक्ष में नहीं लिखा गया है तो विकलन पक्ष में लिखेंगे हम इसको। जब आहरण पर ब्याज लगाया जाता है तो पूंजी खाता के विकलन पक्ष में लिखा करते हैं आहरण पर ब्याज, आहरण और हानि को। तो ये नहीं लिखा गया, विलिखित नहीं किया गया है, तो हमको तो लिखना पड़ेगा, जो सही काम है उसको करना पड़ेगा। तो इन सबको हम विकलन पक्ष में लिखेंगे। और पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया है तो हमको देना पड़ेगा, समाकलन पक्ष में इसको देंगे। तो पूंजी पर ब्याज 10% निकाल के समाकलन पक्ष में लिखेंगे, और आहरण पर ब्याज 250 रुपया, 200 रुपया और 150 रुपया इसको विकलन पक्ष में लिखेंगे। आहरण पर ब्याज को विकलन पक्ष में लिखते हैं, जो कि नहीं लिखा गया है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और दी गई है। देखिए, पूंजी जो है ये हमारा प्रारंभिक पूंजी नहीं है, और हम जब पूंजी पर ब्याज निकालते हैं तो प्रारंभिक पूंजी पर निकालते हैं। ये जो पूंजी दी गई है ये प्रारंभिक पूंजी नहीं है। आगे पढ़ के देखते हैं कैसे हमको पता चलेगा। उनके पूंजी खाते में क्रमशः 30,000 रुपया, 25,000 रुपया, 20,000 रुपया शेष है। अब ये शेष कब है वो आगे लिखा है। इन अंकों के साथ 31 मार्च 2007 को वर्ष की समाप्ति पर लाभ राशि 24,000 रुपया साझेदारों के खातों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में जमा किया गया। इन अंकों के साथ मतलब ये जो अंक दिए हैं इनके साथ, ये कौन सी तारीख को है? 31 मार्च 2007 को ये लिखा है। इन अंकों के साथ, इन अंकों के साथ मतलब ये जो अंक दिए गए हैं इनके साथ, इनके साथ 31 मार्च मतलब ये सब जो भी दिया है ये 31 मार्च का है। 31 मार्च का है मतलब ये अंतिम पूंजी है। अंतिम पूंजी में हम पूंजी पर ब्याज की गणना नहीं करते, प्रारंभिक पूंजी पर किया जाता है। तो पहले हम प्रारंभिक पूंजी की गणना करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। प्रारंभिक पूंजी की गणना पहले करेंगे। प्रारंभिक पूंजी की गणना इस तालिका से करते हैं। बुक में इसका सूत्र दिया गया है कैसे उसकी गणना किया जाता है। विवरण और जितने भी साझेदार हैं उनके नाम लिखेंगे। ये मोहन के लिए प्रारंभिक पूंजी की गणना, ये विजय के लिए और ये अनिल के लिए। ये हम प्रारंभिक पूंजी की गणना कर रहे हैं। प्रारंभिक पूंजी की गणना करते हैं तो इसका सूत्र है, सबसे पहले लिखते हैं अंतिम पूंजी को। अंतिम पूंजी को लिखते हैं, जो बुक में दिया है वो है अंतिम पूंजी। 31 मार्च 2007 को दिया गया है। तो अंतिम पूंजी दिया है हमारा 30,000 रुपया, 25,000 रुपया और 20,000। मोहन का 30,000 रुपया, विजय का 25,000 रुपया और इसका दिया है 20,000 रुपया। हमने अंतिम पूंजी का लिखा कर लिया। अब अंतिम पूंजी में आहरण जो है प्लस होता है और लाभ की जो राशि है वो माइनस होता है। तो प्लस करते हैं आहरण को। आहरण को प्लस करेंगे। आहरण सबसे नीचे दिया गया है 5,000 रुपया, 4,000 रुपया और 3,000 रुपया था। उनका आहरण 5,000 रुपया, 4,000 रुपया और 3,000 रुपया था। तो मोहन का है
5,000 रुपया, 4,000 रुपया और ये 3,000 रुपया। अंतिम पूंजी में आहरण को प्लस करते हैं प्लस। 30,000 में 5,000 जोड़ेंगे तो यह आएगा 35,000 रुपया। 25 में 4 जोड़ेंगे तो यह आएगा 29,000 रुपया। 20 में 3 जोड़ेंगे तो यह आएगा 30,000 रुपया। अब ये जो आया, इसमें हम लाभ की जो राशि है, लाभ उनको जितना जितना मिला है उसको माइनस करते हैं, माइनस लाभ की राशि। लाभ की राशि टोटल इसमें दी गई है 24,000 रुपया। उस 24,000 रुपये को डिवाइड करते हैं हम उनके अनुपात में डिवाइड करेंगे। इनका अनुपात दिया गया है, समान साझेदार है, कुछ नहीं दिया गया है तो वो समान साझेदार होते हैं। 24,000 रुपया लाभ है, 24,000 रुपया को तीनों साझेदार में बराबर बराबर बांटेंगे तो आएगा 8,000। 3 साझेदार है, 8,000 रुपये इसको मिलेगा, 8,000 इसको और 8,000 रुपया अनिल को। ये हमने लाभ की राशि का बंटवारा कर दिया समान रूप से। अब 35,000 में हमको 8,000 घटाना है तो ये आएगा, 35 में 8 घटाएंगे तो 27,000 रुपया। 29 में 8 घटाएंगे तो ये आएगा 21,000 रुपया। 23 में 8 घटाएंगे तो ये आएगा 15,000 रुपया। ये जो आएगा आंसर, ये होगा आपकी प्रारंभिक पूंजी। प्रारंभिक पूंजी। अब हमने ये प्रारंभिक पूंजी की गणना कर ली। अब इस पूंजी पर हम निकालते हैं पूंजी पर ब्याज। ये जो है ये हमारा प्रारंभिक पूंजी है, इस पूंजी पर निकलता है पूंजी पर ब्याज। ये जो पूंजी है ये अंतिम पूंजी था, इस पूंजी पर हम ब्याज नहीं निकाल सकते। हमेशा पूंजी पर ब्याज प्रारंभिक पूंजी पर निकाला जाता है। हमने प्रारंभिक पूंजी की गणना कर ली। अब बनाते समायोजन तालिका। जितने भी साझेदार हैं उनके नाम लिखेंगे हम। जी, मोहन, विजय और अनिल। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बनेगा क्योंकि इसमें पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज दोनों दिया गया है, तो इसके लिए हम एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाएंगे योग के लिए। बाकी क्वेश्चन में भी आप योग का कॉलम बना सकते हो, इसमें हम एक्स्ट्रा बनाएंगे कि योग का कॉलम। अब डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं। ये डेबिट का होगा, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट और ये क्रेडिट, डेबिट और ये क्रेडिट। क्वेश्चन में जो भूल हुआ है वो यहाँ पे दिया गया है, पूंजी पर 10% की दर से ब्याज नहीं दिया गया और आहरणों पर इतना 250 रुपया, 200 रुपया और 150 रुपया ब्याज नहीं लिया गया, मतलब नहीं लिखा गया। तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया मतलब हमको देना पड़ेगा। पूंजी पर ब्याज हम पूंजी खाता के समाकलन पक्ष में देते हैं। मीन्स ये मोहन के समाकलन पक्ष में लिखेंगे, विजय के समाकलन में, अनिल के समाकलन में, समाकलन पक्ष में देंगे। पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज हम देंगे। पूंजी पर ब्याज देने के पहले हमको पूंजी पर ब्याज निकालना पड़ेगा, 10% निकालना है। प्रारंभिक पूंजी यहाँ पे दी गई है 27,000 रुपया। 27,000 का 10% निकालेंगे हम। पूंजी पर ब्याज, मोहन की पूंजी यहाँ पे 27,000 रुपये प्रारंभिक पूंजी आया। 27,000 का 10% निकालेंगे, ये आएगा 2,700 रुपया। मोहन के बाद विजय की पूंजी दी गई है, प्रारंभिक पूंजी आया 21,000 रुपया। 21,000 का 10% निकालेंगे, ये आएगा 2,100 रुपया। और अनिल का पूंजी निकला 15,000 रुपया। 15,000 का 10% निकालेंगे तो ये आएगा 1,500 रुपया। ये हमने पूंजी पर ब्याज की गणना कर ली। अब इस पूंजी पर ब्याज को नहीं दिया गया है क्वेश्चन के हिसाब से, तो हमको देना है। अब सही काम हम लोग को करना है। तो पूंजी पर ब्याज
देंगे। फिर पूंजी पर ब्याज देते हैं तो पूंजी खाता के समाकलन पक्ष में लिखते हैं। तो समाकलन में एंट्री करते जाएंगे। 2700 रुपया, ये विजय के समाकलन पक्ष में 2100 रुपया, अनिल के समाकलन पक्ष में 1500 रुपया। ये समाकलन पक्ष में हमने एंट्री कर दिया। पूंजी पर ब्याज दे दिए। अब आहरण पर ब्याज लिया जाता है मीन्स व्यापार लेता है, और विकलन पक्ष में इसकी एंट्री करते हैं। तो विकलन पक्ष में भी एंट्री नहीं हुई है, अभी लिखित नहीं हुए, मतलब उसका लिखा हुआ ही नहीं है, तो उसको विकलन पक्ष में लेंगे। फिर आहरण पर ब्याज को, अब आहरण पर ब्याज दिया है। आहरण पर ब्याज बुक में दिया है जो कि नहीं लिखा गया। हमने पूंजी पर ब्याज तो दे दिया 10% जो नहीं दिया था। अब आहरण पर ब्याज 250 रुपया, 200 रुपया और 150 रुपया लेना है, तो लेते हैं तो विकलन पक्ष में लिखा जाता है इसको। आहरण पर ब्याज व्यापार के लिए लाभ होता है और लाभ को पूंजी खाता के विकलन पक्ष में लिखते हैं, तो हम इसको विकलन पक्ष में लिखेंगे। आहरण पर ब्याज, ये हमने आहरण पर ब्याज को लिखा। आहरण पर ब्याज को पूंजी खाता के विकलन पक्ष में लिखते हैं, तो विकलन पक्ष में लिखते जाएंगे। 250 रुपया विजय के विकलन पक्ष में, 200 रुपया और अनिल के विकलन पक्ष में 150 रुपया। यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। पहले हम क्या करते थे, पूंजी पर ब्याज बस को भूल गए या फिर पूंजी पर ब्याज बस को ज़्यादा दिया गया, तो हम इसका टोटल सीधा करके यहाँ पे बांट देते थे, लाभ या हानि समझ के जो भी हो। अब यहाँ पे दोनों चीज़ को भूला गया है, दोनों चीज़ में गलती हुई है, पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज। तो दोनों चीज़ में गलती हुई है और दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट साइड में है, ये क्रेडिट में है, ये डेबिट में। तो जब हम पूंजी खाता बनाते हैं तो पूंजी खाता के समाकलन पक्ष के टोटल में विकलन पक्ष के टोटल को माइनस करके जो डिफरेंस की राशि आती है उसको डेबिट साइड में लिखते हैं। वैसे यहाँ पे भी करेंगे हम। ये क्रेडिट साइड को पहले टोटल कर लेते हैं। मोहन की क्रेडिट साइड में लिखा है 2700 रुपया, विजय के क्रेडिट साइड में 2100 रुपया और अनिल के क्रेडिट साइड में 1500 रुपया। तीनों को टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड में लिखेंगे योग वाले कॉलम में। 2 2 4 1 5 5000 6300 रुपया आएगा ये क्रेडिट साइड का टोटल। पूंजी खाता जब बनाते हैं तो पूंजी खाता के समाकलन पक्ष को जोड़ते हैं, फिर विकलन पक्ष को जोड़ते हैं। अगर विकलन पक्ष का कम आया तो कमी को उसी साइड लिखते हैं। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है समाकलन में और आहरण पर ब्याज विकलन में। तो विकलन को जोड़ते हैं फिर 200 250 450 450 और 150 600 रुपये होगा, तो इसको विकलन में लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, पूंजी खाता जब बनाते हैं तो समाकलन के टोटल में विकलन को माइनस करते हैं। वैसा यहाँ पे भी करेंगे। 6300 में 600 को घटाएंगे तो हमारा माइनस करने के बाद आएगा 5700 रुपया। उस 5700 रुपया जो है, ये 5700 जो आएगा 6300 में 600 को माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जो राशि आएगी उसको हम लाभ के रूप में वापस लेंगे। मतलब उसको हम बांट लिए थे, ब्याज तो नहीं दिए, पूंजी पर ब्याज नहीं दिए, तो पूंजी पर ब्याज का पैसा कहाँ गया, उसको लाभ समझ के बांट लिया गया था। उस लाभ को जो बांट लिया गया था उसको वापस मांगेंगे। वापस मांगते हैं तो विकलन पक्ष में लिखते हैं, तो विकलन पक्ष में लिखेंगे लाभ का विभाजन। लाभ का विभाजन करेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये समाकलन पक्ष में 6300 है और विकलन में 600 रुपया। दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए, नहीं तो पहले हम टोटल करके सीधा बांटते थे। इनका अनुपात है 1:1:1:1। 3 साझेदार हैं तो 3 1/3 1/3 1/3 में बांटेंगे। 5700 रुपये को 3 साझेदार में बांटेंगे। 6300 में 600 माइनस करेंगे तो 5700 आएगा। उस 5700 रुपये को 3 साझेदार में बांटेंगे तो 1900 आएगा तीनों का। अब पूंजी पर ब्याज तो नहीं दिया गया था, आहरण पर ब्याज नहीं लिया गया था, तो ये पैसा गया कहाँ? ये पैसा जो है लाभ के रूप में बांट लिया गया था। अब वो लाभ के रूप में बांटे थे, वो गलत है, तो उसको वापस मांगेंगे। वापस मांगते हैं तो विकलन पक्ष में लिखते हैं। तो 1900 रुपया विजय से लेंगे, मोहन से लेंगे, 1900 रुपया विजय से लेंगे, 1900 रुपया अनिल से लेंगे।
ये हमने वापस भी ले लिया। अब हम अपना योग और अंतर निकालते हैं। योग और अंतर निकालते हैं अब। ये हमारा योग वाला कॉलम और ये अंतर वाला कॉलम। योग निकालते हैं अब योग करेंगे हम। 250 और 1900 को जोड़ेंगे तो ये होगा 2150 रुपया। विकर्ण पक्ष का आया 2150। समाकलन का देखते हैं मोहन की कॉलम का, ये होगा 2700 रुपया। इधर कुछ नहीं है, 2700 बस है। इधर 1900 और 200 रुपया, 2100 रुपया विकर्ण पक्ष का, और समाकलन पक्ष का भी 2100 ही है। उसके बाद अनिल के विकर्ण पक्ष में देखते हैं 150 रुपया और 1900 रुपया है, तो ये होगा 2050 रुपया। और इसके इधर है 1500 रुपया। इधर अब योग नहीं करना है, ये सिर्फ अंतर की राशि निकालने के लिए मैंने योग का कॉलम बनाया था, क्योंकि ये अलग अलग डायरेक्शन में है, अलग अलग साइड में है, तो इनको अलग अलग इनको माइनस किए तो 5700 रुपये आया, 5700। ये जो एक्चुअल में लाभ की राशि है इसको डिवाइड करना था, इसको तीनों साझेदार में बांटे 1900 1900 1900 हमने कर दिया। अब अंतर की राशि निकालते हैं। 2150 और 2750, दोनों में 2700 ज़्यादा है, जो कि इसका समाकलन पक्ष में है। समाकलन पक्ष में ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, माइनस करेंगे 550 रुपया। उसके बाद विजय के विकलन और समाकलन दोनों पक्ष का टोटल सेम है, तो इसमें कुछ नहीं आएगा, इसको डिस कर देंगे। अनिल के विकलन पक्ष का टोटल है 2050 रुपया और समाकलन पक्ष का टोटल है 1500 रुपया। समाकलन का विकलन का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 550 रुपया। माइनस करेंगे तो 550 रुपया आएगा, 550। अब हम इसकी एंट्री करेंगे। मोहन के समाकलन पक्ष का टोटल ज़्यादा आया, 550 रुपया थी, तो मोहन का पूंजी खाता समाकलन होगा। विजय का तो दोनों साइड का सेम आया, इसका कुछ नहीं आएगा। अनिल के विकलन पक्ष का टोटल ज़्यादा आया 550 रुपये से, तो अनिल का पूंजी खाता विकलन होगा, क्योंकि विकलन पक्ष का ज़्यादा आया। मोहन का पूंजी खाता समाकलन होगा, क्योंकि समाकलन पक्ष का ज़्यादा आया। इसकी एंट्री करते हैं। अब ये हम समायोजन प्रविष्टि करेंगे, इसको देख के देखिए। मोहन के समाकलन पक्ष का टोटल ज़्यादा आया है 550 रुपये से, तो मोहन का पूंजी खाता समाकलन होगा। अनिल के विकलन पक्ष का टोटल ज़्यादा आया है 550 रुपये से, तो अनिल का पूंजी खाता विकलन होगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। पूंजी स्थायी है, थोड़ी ना बोला गया। अगर पूंजी स्थायी होगा तो हम यहाँ पे पूंजी खाते की जगह चालू खाता यूज़ करेंगे, क्वेश्चन में नहीं बोला गया है। तो यहाँ पे अनिल के पूंजी खाता विकलन होगा और मोहन का पूंजी खाता समाकलन होगा। पूंजी पर ब्याज का समायोजन तो प्रविष्टि ऐसे होगी। अनिल का पूंजी खाता विकलन मोहन के पूंजी खाता से। अनिल के विकलन पक्ष का ज़्यादा आया 550 रुपया, तो अनिल का विकलन करेंगे। मोहन का समाकलन पक्ष का ज़्यादा आया, इसलिए मोहन का समाकलन करेंगे। कितने से ज़्यादा आया, 550 रुपये से। 550 रुपये लिखेंगे, ये बन गया। यहाँ पे आप योग करना हो योग कर सकते हैं। 550 रुपया विकलन का, 550 रुपया समाकलन का। जैसे बनेगा ये समायोजन प्रविष्टि। 39 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था बाकी क्वेश्चन से। इसमें आरएन भी दिया था तो थोड़ा सा अलग बनाइए, बाकी सेम बना था, बाकी इजी था।